हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, ठीक है, इसके अलावा स्टेनो, सीपीओ, हर चीज़ का एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो भी एग्जाम्स आपके द्वारा कराए जाते हैं यहाँ पे एसएससी के माध्यम से। चलिए, हम कर रहे थे बच्चों हमारी न्यूज़ टू मार्क्स सीरीज, और इसका हम कर रहे हैं आज पार्ट 2। ठीक है, न्यूज़ टू मार्क्स सीरीज बताया था मैंने आपको कि हम न्यूज़ से आपको मार्क्स तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपकी क्लासेस जो है वो नियमित चलती जा रही है। सेकंड पार्ट है इसका, और सेकंड पार्ट के अंदर हम आने वाले जो बीच के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स थे उनको हम कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, इंट्रोडक्शन, स्ट्रेटेजी वगैरह कवर की थी। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमने काफ़ी सारे किए थे। इसके बाद अब हमारे पास है आगे का काम। देखिए, अब आप बात कर रहे हैं हम जो है लाइन शाइन। लाइन शाइन क्या है बच्चों? वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर चाइना के अंदर शेंजन के अंदर सेंटर में ये बनाया गया है। और इसने जो है अमेरिका के अल कैप्टन, कौन सा है? अल कैप्टन, जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था अभी तक, उसको पछाड़ दिया है विद द स्पीड ऑफ मोर देन 2000 पेंटाफ्लॉप। चलिए, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए, शेंजन के अंदर बनाया गया है। शेंजन कहाँ पे है? हमारा नेशनल ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग सेंटर के अंदर मौजूद। कौन सा सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? लाइन शाइन। याद रखेंगे, लाइन शाइन शाइन कर रहा है पहले नंबर पर। क्या है? दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। इसकी स्पीड क्या है? 2.198 एक्साफ्लॉप्स, मतलब लगभग 2 क्विंट्रिलियन से ज्यादा की स्पीड जो है ये कैरी करता है। ये पूरी तरह से किस पर आधारित है? सीपीयू पे आधारित है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे, जिसको जो है आने वाले जो अपने आधुनिक कंप्यूटर्स हैं इन्होंने कब का पीछे छोड़ दिया था। ये पूरी तरह से सीपीयू की टेक्नोलॉजी पे आधारित है। यहाँ पे क्या है? जीपीयू आधारित नहीं है, किस पर आधारित है? सीपीयू पर आधारित है। तो ये मार्क्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसने किसको पछाड़ा है? पछाड़ने वाला जो है वो है हमारा एल कैप्टन। एल कैप्टन कहाँ है सर? सुपर कंप्यूटर किसका है? जहां पे अमेरिकी सरकार किसको यूज करती है? यहाँ पे परमाणु हथियारों के भंडार बनाने के अंदर और उनको सुव्यवस्थित करने के अंदर यहाँ पे यूज लिया जाता है। ठीक है, तो क्या है हमारा सबसे टॉप पे क्या आता है सर? शेंजन के अंदर है हमारा लाइन शाइन फर्स्ट पे आ रहा है, और इसके अलावा हमारा जो है एल कैप्टन, ये किस पे आ रहा है बच्चों? सेकेंड नंबर पे। याद रखेंगे अपन इस चीज को। चलिए, अब देखिए भारत की रैंकिंग क्या है इसके अंदर। भारत का जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है बच्चों शक्ति क्लाउड। शक्ति क्लाउड, इसकी रैंक क्या रही? इसकी रैंक रही सर कुल मिला के 32वीं रैंक रही इसकी। 32nd यहाँ पे रैंक रही, जिसके अंदर क्या है, कितनी स्पीड फॉलो करी इसने सर? 84.31 पेटाफ्लॉप्स की। ठीक है, कितना तेज है लाइन शाइन इससे? लाइन शाइन जो है हमारा किससे? शक्ति क्लाउड से। शक्ति क्लाउड से, क्या नाम है भारत के सुपर कंप्यूटर का? शक्ति क्लाउड से कितना है? 26 गुना तेज। 26 गुना तेज है हमारा यहाँ पे। ये चीज भी अपन याद रखेंगे। कहाँ पे है? इंडिया के अंदर 2015 के अंदर शुरुआत हुई थी किसकी? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की। वहां पे क्या है, बहुत सारे जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है और जितने भी हमारी क्या है कंप्यूटिंग सेंटर्स है, उन सबको एक साथ जोड़ के एक ग्रिड बनाई गई और उसके माध्यम से हमने सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत की। ठीक है, इंडिया के पास सारा का सारा डेटा है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है टॉप 500 की लिस्ट में कितने स्थान पर है? 32वें स्थान पर है। क्या है? शक्ति क्लाउड नाम है कंप्यूटर का। कितने की स्पीड है? 84.31 पेटाफ्लॉप्स की। ठीक है, 2015 में शुरू किया गया था हमारा नेशनल कंप्यूटिंग मिशन। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर के इंडिया के जो है टॉप 5 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है बच्चों हमारा एरावत। सबसे पहला कौन सा आता है हमारा सर? एरावत आता है। एरावत के बाद आता है बच्चों हमारा दूसरे नंबर पे परम सिद्धि एआई। थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्रत्यूष मिथि। ठीक है, प्रत्यूष। फिर आता है हमारा मिहिर, और एंड में क्या आता है हमारा? परम युवा सेकंड। क्लियर है? याद रखेंगे आप। एक बार वापस मैं बता देता हूं। फर्स्ट पे कौन सा है सर? एरावत है फर्स्ट रैंक पे। सेकंड पे अंदर कौन सा है सर? परम सिद्धि। परम सिद्धि एआई जनरेटेड है, ये एआई पे बेस्ड है ये। फिर थर्ड कौन सा है सर? थर्ड है हमारा प्रत्यूष। प्रत्यूष के अलावा फोर्थ पे है हमारा मिहिर, और फिफ्थ पे आता है हमारा परम युवा सेकंड। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। फास्टेस्ट के बारे में भी पूछ ले तो ये
एज इट इज क्रम है। पहले पे कौन सा, ऐरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष, मिहिर और परम युवा द्वितीय। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है, विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए इन स्टेटमेंट्स को कर लेते हैं अपन। लाइन शाइन हाउस्ड एट द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर एट शेंजन, कहां पर, शेंजन, हैज बीन क्राउंड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर विद ए परफॉर्मेंस ऑफ 2.198 एक्साफ्लॉप्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारी, ये बिल्कुल क्लियर दे रखा है। फिर क्या रहेगा, लाइन शाइन रन्स एंटायरली ऑन सीपीयू अनलाइक द मोस्ट सुपर कंप्यूटर्स विच इज यूज्ड जीपीयूज। यहाँ पे ग्रुप प्रोसेसिंग यूनिट की वजह हमने क्या कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, क्या कर दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे बेस्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। फिर एल कैप्टन कहाँ का है सर, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा जो यूज किया जाता है, इसकी रैंक क्या रही है, द्वितीय रही है, ये भी स्टेटमेंट मेरा सही है। फिर पूछा है भारत का जो शक्ति क्लाउड है, इसकी रैंक 32वीं रही इन टॉप 500 लिस्ट के अंदर, और परफॉर्मेंस क्या थी इसकी सर, 84.21 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरे चारों स्टेटमेंट सही है, तो क्या हो जाता है 1 2 3 व 4। इसको हम इसमें भी कर लेते हैं हिंदी के अंदर कि शेंजन के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में स्थित लाइन शाइन, ठीक है, जिसको 2.198 की एक्साफ्लॉप क्षमता के साथ दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित किया गया है, सही स्टेटमेंट है। लाइन शाइन पूरी तरह से सीपीयू पर चलता है, जबकि अधिकांश कंप्यूटर किस पे शिफ्ट हो चुके हैं, जीपीयू पे हो चुके हैं। एल कैप्टन दूसरे स्थान पर है, ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत का शक्ति क्लाउड टॉप 500 की सूची में 32वें स्थान पर, और उसकी क्षमता कितनी है, 84.31 पेटाफ्लॉप्स। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाता है, चारों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही हो जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनएफएसए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, ठीक है, अमेंडमेंट, जो हमारा एनएफएसए एक्ट है, ठीक है, कौन सा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके अंदर संशोधन किया जाने वाला है, ठीक है, उसका बिल पेश किया जा चुका है। कब का है ये अधिनियम, 2013 का अधिनियम है। एक्ट कब का है ये हमारा, 2013 का। देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, एनएफएसए अमेंडमेंट, 7 kg ऑफ फूड क्रेन्स फॉर अ पर्सन एंड मैक्सिमम 35 kg फॉर अ हाउस होल्ड। ये सबसे काम की न्यूज है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। क्या है, केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर क्या है, प्रस्तावित संशोधन का एक मसौदा जारी किया है। इसके अंदर क्या है बच्चों, देखो यहाँ मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ, बाकी ऑल सारा का सारा डेटा आपके पास मेंशन है, ठीक है। यहाँ पीडीएफ के अंदर आपको बाकी की सारी रीडिंग के लिए जो आपको चाहिए रिवीजन के लिए, वो डेटा आपको इस पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। मैं आपको पूरा का पूरा सॉरी बच्चों, क्रक्स यहाँ पे समझा देता हूँ। अब देखिए इस क्रक्स के अंदर क्या है, देखो क्या बोला है कि ड्राफ्ट अमेंडमेंट मतलब कि अभी प्रस्तावित संशोधन है किसके अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। क्या आपसे लगेगा ये सर 13 जुलाई 2026 तक इस पे पब्लिक कमेंट्स अलाउड है। अब क्या बोला है, एवरी एएवाई बेनिफिशियरी, क्या है सर, एवाई है सर अन्न अंत्योदया, अन्न अंत्योदया योजना, अन्न अंत्योदय योजना जो है हमारी, उसके तहत क्या होता है सर, अभी तक कितना है 35 kg राशन मिला करता था हर परिवार को। इससे पहले कितना है 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलता था। अब उस 5 किलो से बढ़ाकर हमने क्या कर दिया है सर, अब से कितना मिला करेगा, 7 किलो मिला करेगा। 5 किलो की जगह कितना मिलेगा, 7 किलो मिलेगा। लेकिन अधिकतम कितना मिल सकता है प्रति परिवार, प्रति परिवार ये मिलेगा बच्चों 35 किलो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया है कि सर जितने भी अन्न अंत्योदय योजना के अंदर जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं हमारे, उनके तहत कितना मिलेगा प्रति परिवार, यहाँ पे 35 किलो मैक्सिमम मिल सकता है। अधिकतम कितना मिल सकता है, 35 किलो मिल सकता है। और प्रति व्यक्ति कितना मिलेगा, 5 किलो मिलता था सर पहले, अब कितना मिलेगा 7 किलो। किस लिए किया गया ये अमेंडमेंट, अब देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे जो बड़े परिवार है ना, उनके पास पर्याप्त रूप से जो है खाद्यान्न आपूर्ति नहीं हो पाती थी, मतलब फूड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती थी। उस चीज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब जो छोटे परिवार है, जैसे जिसके अंदर मान लीजिए 3 ही मेंबर है, कितने हैं 3 ही मेंबर है, तो 7 7 7 कितना हो गया, 21 किलो हो गया। अब 21 किलो उनको हमने जो है अनाज यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, 21 किलो हमने अनाज उनको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद अब क्या बचता है, जो बड़े परिवार है जिनके अंदर भाई मेंबर्स ज्यादा हैं, तो वहां प्रति व्यक्ति 7 किलो के हिसाब से 35 किलो तो मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सर वितरण प्रणाली है उसमें सुधार करने के लिए, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसको सुधार करने के लिए यहाँ पे ये संशोधन प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लोग बाग कह रहे हैं, जैसे कंसर्न जो है इसके साथ क्या लग गया है कि सर ये जो है स्मॉल और लार्ज हाउस होल्ड, मतलब कि जो छोटे और बड़े परिवार है उनके अंदर इक्विटी समता का जो है, समता
लेकर आएगा, समता का प्रिंसिपल लेकर आएगा। फिर क्या हो जाएगा सर, प्रति व्यक्ति आवंटन के अंदर इसमें मजबूती देखने को मिलेगी हमें। और यहाँ पे क्या है सर, जो हमारी पोषकता है, पोषकता इससे न्यूट्रिशनल जो नीड है वो बढ़ेगी। अब कुछ लोगों ने इस पे कंसर्न पास किए हैं, जैसे केरला हो गया या अदर जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, मतलब कि जहाँ पे केंद्र में जो अभी सरकार है वो नहीं है, उन स्टेट्स के द्वारा ये आर्ग्यू किया गया है कि इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत कम अनाज मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा सर, हमारे पास यह है कि सर उत्तर और दक्षिण भारत में डिवाइड है बहुत ज्यादा, होना तो नहीं चाहिए बट है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे सर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उत्तर भारत में जो है क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और दक्षिण भारत में क्या है, जनसंख्या कम है, क्योंकि उनके पास परिवार नियोजन थोड़ा सा पर्याप्त रूप से लागू होता है। अब पर्याप्त जहाँ पे परिवार नियोजन पर्याप्त रूप से लागू है, वहां पे क्या होगा बच्चों, सर सही है कि सर परिवार छोटा होगा, तो इसमें क्या होगा सर कि अब जो है सारा बेनिफिट कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ में चला जाएगा, साउथ वालों को नहीं मिलेगा। हालांकि ये बस सिर्फ क्या है, कमेंट्स है, ठीक है, ये कोई कंसर्न नहीं है, लोगों की कंसर्न है। अभी क्या बोला है देखो, पब्लिक ओपिनियन मांगे है ना 13 जुलाई तक, तो यहाँ तक पब्लिक ओपिनियन दे रहे लोग बाग। फिर यहाँ पे बोला है कि सर क्या कर रहे हो आप, जो है सेंसस जनगणना में जो डिले हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, काफी सारी जो गरीब वर्ग के परिवार हैं उनको क्या हो जाएगा, उनका बहिष्कार हो सकता है। एक ये प्रॉब्लम बताई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कैंपेन चल रहा है आपका, ठीक है, जिसका है राइट टू फूड कैंपेन। क्या है राइट टू फूड कैंपेन, बोल रहा है कि आप 7 किलो की जगह कितने दो, 14 किलो प्रति व्यक्ति अनाज बांटो, और आप अनाज के साथ साथ जो है उसमें दाल प्लस, ठीक है, जो एडिबल ऑयल होता है, मतलब कि खाने वाला जो तेल होता है, ठीक है, तिलहन जिसको हम कहते हैं, उसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे क्या है सर, जो अनाज तो आप दे ही रहे हो, गेहूं और चावल तो आप दे ही रहे हो, गेहूं और चावल के साथ दाल और जो खाने वाला तेल है वो भी आपका एडिबल ऑयल, जैसे कोई सा भी हो जाता है, आपका मूंगफली का हो जाता है, सरसों का हो जाता है, आपका रिफाइंड हो जाता है, इन सारी चीजों का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हालांकि ये एक्ट में प्रस्तावित नहीं है। क्लियर है। अब देखिए कब आया, सबसे पहले आया था बच्चों ये 2013 के अंदर आया था। और यहाँ पे देखिए और क्या क्या चीजें हैं, देखिए जो एनएफएसए है वो क्या है, यहाँ पे देखोगे बच्चों के सर, ग्रामीण आबादी जो है उस आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% हिस्से की खाद्य जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये संख्या कितनी है, 81.35 करोड़ लोग हैं। इतने लोगों को अभी हमें अन्न बांटना पड़ता है। क्लियर है। कितना है, शहरी क्षेत्र में 75% और सॉरी ग्रामीण क्षेत्र में 75% और शहरी क्षेत्रों में कितना है 50%। इसके अलावा 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या, ऐसे कितने लोग हैं 81.35 करोड़ लोग। इसके अंदर क्या है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस सिस्टम। अब इसके तहत क्या होता है, जो आपकी राशन की दुकानें होती हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रणाली होती है वो किसका पार्ट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है, जिसमें क्या होता है कि सर सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है इन सारी जनसंख्याओं को, ताकि क्या हो सके, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। ठीक है, इसके अलावा पात्र जो परिवार होते हैं, मतलब इसके अंदर जो एलिजिबल परिवार होते हैं, उनको ये रियायती दरों की बजाय मुफ्त मिलता है। क्या होता है, उसका इनको पैसा नहीं देना पड़ता। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन आता है सर, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो परिवार हैं, ठीक है, ये परिवार कैसे होते हैं सर, सबसे ज्यादा गरीबी से ये जूझ रहे होते हैं, और इनको हर महीने प्रति परिवार कितना है 35 किलो अनाज मिलता है, किसमें, मुफ्त में मिलता है। इसके अलावा प्राथमिकता वाले परिवार, जो प्राथमिकता वाले परिवार अलग होते हैं। प्राथमिकता वाले परिवार ऐसे होते हैं सर, प्रायोरिटी हाउस होल्ड होते हैं, मतलब कि अगर इनको हमने नहीं दिया तो इनके पास बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज आ जाएंगी। ठीक है, और वैसे भी भारत जो है समावेशी विकास जो गोल है हमारे, ठीक है, कैसे है समावेशी विकास जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति के अंदर है। और अब मेरे को चलिए बताइए आपके समावेशी विकास जो एसडीजी गोल्स है हमारे, समावेशी विकास लक्ष्य जो है हमारे 2015 में जो हमने अडॉप्ट किए थे, उसमें खाद्य सुरक्षा कौन से नंबर पे आती है, वो आती है बच्चों दूसरे नंबर पे। गोल नंबर तो क्या है सर, बिल्कुल शून्य भुखमरी, कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरे, सेकंड नंबर पे आता है। क्लियर है, उसको पूरा करने के लिए हम इन सारी चीजों में काम करते हैं। इसके अलावा देखिए क्या है कि केंद्र सरकार के मानदंडों के आधार पर इन प्रदेशों को चुना जाता है, जिसमें गरीब परिवार को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कैसे कैसे परिवार होते हैं सर, ऐसा परिवार जिनकी मुखिया क्या हो, कोई विधवा औरत हो, या फिर कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति हो, कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, कोई बुजुर्ग हो, मतलब कि 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र का हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार जिसके पास आजीविका, ठीक है, लाइवलीहुड, मतलब कि कोई काम धाम नहीं हो, मतलब कि उनके पास पैसा कमाने का कोई जरिया ही नहीं हो, उनको कोई पक्का साधन या सामाजिक सहारा ना हो, इनको हम परिवार मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें हमने देख रखी है। इसके अलावा जो हमारे आदिम जनजाति है, मतलब प्रिमिटिव,
प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, ठीक है। प्रिमिटिव ट्राइब्स होती है हमारी आदिम जनजातीय परिवार, इनको भी हम प्राप्त करते हैं। जैसे एक तो हमारा ट्राइबल ग्रुप होता है, एक हमारा ट्राइबल ग्रुप होता है, और एक होता है बच्चों हमारा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजीज। आप बताइए भारत के अंदर पीवीटीजीज की संख्या कितनी है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है, कि भारत के अंदर पीवीटीजीज की जनसंख्या कितनी है। इसके अलावा देखो भूमिहीन, ठीक है, जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर जो होते हैं, जिन बेचारे के पास खुद की जमीन नहीं है, वो रेंट पे लेके, लीज पे लेके जो खेती करते हैं, उन लोगों को हमने पात्र मान लिया है। यहाँ पे जो देखो एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति जो हैं, उनको भी हमने क्या मान लिया है यहाँ पे, किसके, इस योजना के पात्र मान लिया, या फिर वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ठीक है। कोविड 19 के दौरान 2020 के अंदर जो हमारी ये योजना है, एनएफएसए को किसमें जोड़ दिया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर इसको जोड़ दिया गया था, ठीक है। इसको मिलाने के बाद क्या हुआ कि सर जितने भी परिवार हैं, पात्र परिवार हैं, जो भी अन्न कल्याण योजना के तहत आते हैं, उन सबको ये राशन क्या है, रियायती दरों की जगह मुफ्त प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया, इसको सर 2-3 साल के लिए रखा गया, और 2023 में इसे जो है 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो अभी कब तक है ये सर, अभी जो है प्रधानमंत्री गरीब, ठीक है, गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो हमारी कब तक है सर, जनवरी 2024 से, जन 2024 से कब तक है सर, दिसंबर 2028 तक। ये भी आप याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए इसके अलावा आप देखो, ये बता ही दिया था मैंने आपको। फिर इसके अलावा अब देखो इसके अंदर क्या किया गया है, एनएफएसए के अंदर जो हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसकी 2013 अधिनियम की जो धारा 3 है, उसमें क्या किया गया, संशोधन कर दिया, जिसके तहत जो पहले 5 किलो अनाज मिला करता था, उसकी जगह उसको बढ़ाकर हमने कितना कर दिया है, 7 किलो कर दिया है प्रति व्यक्ति। बट प्रति परिवार अधिकतम कितना मिलेगा, प्रति परिवार अधिकतम मिलेगा सर 35 किलो, ठीक है। प्रति व्यक्ति तो बढ़ा दिया हमने, प्रति व्यक्ति 5 किलो की जगह 7 किलो कर दिया है, लेकिन प्रति परिवार अधिकतम कितना मिलेगा सर, 35 किलो, ठीक है। चाहे परिवार के सदस्यों की संख्या क्या हो, कितनी भी हो, ठीक है। और हर अन्न अंत्योदय योजना परिवार जो कार्ड धारक होता है, उसको 35 किलो अनाज क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होगा सर, जो अन्न अंत्योदय योजना के अंदर आते हैं, उनको ये अनाज क्या मिलेगा, मुफ्त होगा उनके लिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, बता ही दिया मैंने आपको, रैशनैलिटी वगैरह सब लाना। अब देखिए इसके क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए, ठीक है, और इसके प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। चलो तो पहला देखते हैं अपन, ठीक है। चलो कि एनएफएसए का उद्देश्य क्या है सर, ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% हिस्से को कवर करना है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 81.35 करोड़ लोगों के बराबर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर ये, ठीक है। एनएफएसए के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति परिवार कितना है, 35 किलो अनाज मिलता है। ये स्टेटमेंट गलत है सर, कि 35 किलो अनाज का कहीं भी प्रावधान नहीं है। कितना है सर, प्रति व्यक्ति कितना मिलता है, पर पर्सन इनको मिलता है सर 5 kg, ठीक है। जितने भी हमारे, ठीक है, जो हमारे प्राइमरी हाउस होल्ड है, प्राइमरी हाउस होल्ड को कितना मिलता है, 5 kg पर पर्सन मिलता है, प्रति व्यक्ति जो है 5 किलो मिलता है। यहाँ पारिवारिक कोई भी यहाँ पे प्रस्तावना नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर बोल रहा है प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, ठीक है, एएवाई के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 7 किलो अनाज मिलेगा, लेकिन प्रति परिवार अधिकतम कितना मिलेगा, 35 किलो की सीमा होगी। बिल्कुल सही है ये। जनवरी 2023 से सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत साथ मिला दिया था, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाला अनाज क्या कर दिया था, मुफ्त कर दिया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ देखो क्या पूछ रहा है अपन से कि कौन सा कथन सही है। सही के अंदर क्या होता है सर, दूसरा नहीं है तो दूसरा यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ऑप्शन क्या बचता है, 1, 3 and 4 ओनली। कहता तो हूं मैं, आसान है, क्लियर है। तो देखिए कई बार ऐसा लगता है कि सर ओवर एक्सप्लेनेशन हो रहा है या हार्ड टू बिलीव जा रहा है, बट मेरी बात समझिए आप, जब तक आप कॉम्प्रिहेंसिव कवर नहीं करेंगे ना, आपकी जो एक्यूरेसी है वो नहीं आएगी,
ठीक है, ये एक बार को आपको लगेगा कि सर इतना ज्यादा बर्डन, बट थोड़े टाइम के बाद आपके पास चीजों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप सर बहुत इजीली आप जो है करंट अफेयर्स और न्यूज को बहुत इजीली कवर कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, अब देखो एक और नया हमारा जो है यहाँ पे जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसको एक नया जो है यहाँ पे स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम मिला है जिसका नाम है बच्चों नेत्र। क्या नाम है? नेत्र। ठीक है, संदर्भ क्या है इसका? भारतीय वायुसेना को स्वदेशी एयरबॉर्न, स्वदेशी का मतलब क्या है सर? ये हमने भारत में खुद ही बनाया है, किसी दूसरे देश से इसके लिए कोई भी चीज हमने आयात नहीं की है। ठीक है, क्या है? एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग। एयरबॉर्न का मतलब सर ये हवा में ही रहेगा, जैसे प्लेन है तो प्लेन के ऊपर इस सिस्टम को इस तरह से रख दिया जाएगा और क्या होगा, एक रडार काम करता है। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म भी पूरा काम कर रहा है, एक रडार काम करता है इस तरीके से, और इस रडार के तहत कोई भी अगर हम पे हमला हो रहा है, कोई भी आपदा आ रही है तो उसके लिए हमें पहले से ही चेतावनी दे देगा। इसके अलावा क्या बोल रहा है सर? एंड कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि सर हमारे पास जो रक्षा प्रणाली के जो यंत्र हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास S-400 है, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे जेट है, फाइटर जेट वगैरह हैं, जिनको वायुसेना के द्वारा हमारी रक्षा के लिए यूज किया जाता है, उनको भी कंट्रोल करने का काम करेगा, जिसको हम फास्टर डिप्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना बटन दबाए जैसे ही कोई घर की दहलीज कूदता है, ठीक है, तो वैसे एकदम से सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं ना। अगर आप मार्वल वगैरह की मूवी देखते हो तो एक हमारा कैरेक्टर है स्पाइडरमैन, तो जैसे ही कोई खतरा आता है तो उसके से बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इसी तरह का ये सिस्टम है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में और जानकारी जो है यहाँ अपन कवर कर लेते हैं बच्चों। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। देखो अब इसको बनाया किसके द्वारा गया है सर? इसको DRDO के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा बनाया गया है। किसके ऊपर रहेगा सर? ERJ-145 एयरक्राफ्ट के ऊपर ये डिप्लॉय होने वाला है। मतलब किसके किसके ऊपर लगाया जाएगा इसको? मैंने बताया था अभी जैसो मैकेनिज्म। क्या है एयरक्राफ्ट का नाम? ERJ-145। ERJ-145 एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है सर? 240 से 300 किलोमीटर की रेंज ये कवर करता है। ठीक है, 240 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की रेंज कवर करता है। इसके अलावा क्या है यहाँ पे? जितना भी हमारा AWACS सिस्टम है इसके साथ काम करता है। क्या होता है? अर्ली वार्निंग। ठीक है, ठीक है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ ये करता है, जिसके तहत देखिए आप जैसे यहाँ पे हमारा ग्लोब मास्टर है, छोटे छोटे प्लेन्स है, फाइटर जेट्स है, इन सब के साथ क्या कर देगा ये? एक सिस्टम डेवलप करेगा जिससे हमारी जो रक्षा प्रणाली है, सुरक्षा प्रणाली जो है हमारी वायुसेना की, वो और ज्यादा मजबूत हो सके। चलिए अब इस रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कि क्या है? विद रेफरेंस टू द एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है? नेत्रा इज एन इंडिजीनियस, ठीक है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO। नेत्रा एक स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया। अभी देखा अपन ने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस फॉर नेत्रा। इस बार फाइनल ऑपरेशंस मतलब अब इसको काम में लेने के लिए जो परमिशन चाहिए होती है वो यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? भारतीय वायुसेना को नेत्रा के लिए एक फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस प्राप्त हुआ है। फिर क्या बोल रहा है? नेत्रा एम्ब्रेयर ERJ विमान पर स्थापित है। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? सही हो जाते हैं। हमारा क्या आंसर हो जाता है? 1, 2 एंड 3। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, यानी वो हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसमें? NCB किस काम में आता है? आपको पता है सर, मोस्ट प्रोफाउंडली ड्रग्स के कंट्रोल के अंदर काम में आता है। क्या है? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है भैया? ये बैठे हमारे अमित शाह जी। ठीक है, इन्होंने क्या है? नई रिपोर्ट जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नारकोटिक्स में 2025 की रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर क्या कहा है इन्होंने? कि जो म्यांमार है हमारा, ठीक है, म्यांमार क्या है, कैसा इमर्ज हुआ? एक ऑल्टरनेटिव सोर्स की तरह, एक वैकल्पिक स्रोत की तरह उभरा है। क्यों? क्योंकि 2022 में जैसे ही तालिबान की सरकार आती है, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर, देखिए अब अगर मैं बात करूं, ड्रग्स की बात हो रही है, तो ड्रग्स के मामले में जैसे हमारे पास MDMA है, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है अफीम, जिसको हम पॉपी सीड्स बोलते हैं। क्या हुआ है? अफीम यानी कि पॉपी सीड्स, पोस्टा हो जाता है हमारा, याबा टैबलेट्स हो जाती है, मेटामेफाइन जिसको बोलते हैं अपन। ये सारी इन सारी चीजों की खेती होती है। ठीक है, तो भारत में भी होती है।
ठीक है। लेकिन जो है उच्च गुणवत्ता की जो अफीम है उसकी खेती कहाँ होती है, दो ही जगह होती है, ठीक है। दो ही एरिया है भारत के दोनों छोरों पे। जैसे अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो जब से तालिबान जो पावर में आई है, पहले यूएस का कंट्रोल था, ठीक है, यूएस के कोलैबोरेशन के साथ वहां पे सरकार थी, बट उसको जो है यूएस ने अपना क्या कर दिया है, यूएस ने अपनी पावर वहां से हटा के तालिबान के हाथों में जो है अफगानिस्तान की कमान थोप दी। और तालिबान जैसे ही पावर में आती है वैसे ही अफीम की जो तस्करी है उस पर क्या लगा देती है, खेती एज वेल एज तस्करी पे बैन लगा देती है। अब बैन लगा देती है तो मैंने कहा दो रास्ते हैं, एक तो सर अफगानिस्तान है, दूसरा म्यांमार वाला रास्ता है। तो अब अगर एक गेट बंद हो गया तो लोड किस पे आएगा, दूसरे वाले गेट पे आएगा। तो सीधी बात है, क्या कहा है यहाँ पे कि म्यांमार किसकी तरह उलझा है, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स की तरह उलझा है। क्या हुआ है देखो आप, 56% जो है प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है, 56% जो है यहाँ पे बढ़ गया है। कब से कब तक, 2021 से 2023 के बीच में, ठीक है। और जहां पे खेती है वो 45,200 एकड़ से एकड़ वृद्धि देखने को मिली है हमें खेती के खेतों के अंदर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने बता दिया सारा कि म्यांमार का जो है जहां से ये ट्रेड होता है इसको कहते हैं बच्चों गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पे अफगानिस्तान वाला है उसको कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट, अभी आगे देखेंगे अपन, ठीक है। अफीम सप्लाई करने वाले, ठीक है, अब अफीम की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा एक होती है मैथा, ठीक है, मैथामफेटामाइन, मतलब कि आपकी याबा टैबलेट्स, ठीक है। इनके एक बड़े केंद्र के दोनों ही रूपों में फैल गया है। चलिए, इसके अलावा अब देखिए इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सर पूर्वोत्तर भारत जो है उस पर हमें सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर क्या होगा, जहां पे ड्रग्स है तो वहां ड्रग्स की कार्टेल भी होंगी, कार्टेल होंगी तो अवैध गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। फिर प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है, जो म्यांमार वाला जो बॉर्डर है, भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, वो कैसा है बच्चों, उसके अंदर है ना कुछ कुछ पॉइंट पे ऐसे फ्री मूवमेंट्स है, मतलब आपको आना जाना इजीली कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जनजातियां बहुत सारी रहती हैं, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, देखो जैसे लिखा हुआ है खुली सीमा की व्यवस्था, यहाँ पे क्या है, फ्री मूवमेंट रिजीम रहती है। और इस व्यवस्थाओं की वजह से क्या होता है कि राज्य के अंदर ड्रग्स के ट्रांजिट जोन बन गए, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान के जरिए जो ड्रग्स तस्करी है वो कैसे होती है सर, पाकिस्तान की सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली, ठीक है। ड्रोन के जरिए जो होती है, आपने देखा होगा अभी बहुत एक फेमस मूवी आई थी, जैसे दो मूवी है, एक उड़ता पंजाब है आपकी, वहां देखा होगा आपने कि बड़े बड़े एथलीट जैसे आदमी आके, वो एक गेम होता है आपका, ठीक है, गोला फेंक जिसको कहते हैं अपन, ठीक है, डिस्कस थ्रो होता है, तो डिस्कस थ्रो की तरह अफीम फेंके जाते थे, तो तब पुराने तरीके थे। अब नए क्या हो गए सर, ड्रोन के थ्रू, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन के थ्रू जो है यहाँ पे डिलीवरी जो होती है ड्रग्स की, उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने की देखी गई है हमारे को, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है वो चीज, 5 सालों में कितनी गुना, 5 गुना बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर जो है अवैध ड्रग्स, अवैध ड्रोन के द्वारा जो ड्रग्स की तस्करी है वो कितनी बढ़ गई है, 5 गुना बढ़ गई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा है। और अफगानिस्तान के होने वाला जो है एशिया हिस्सा, आप देखो यहाँ पे, देखो आप, दिख रहा होगा आपको ये, यहाँ पे सर 3 जगह है, गोल्डन क्रिसेंट है, एक तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, और एक है गोल्डन ट्राइंगल, यहाँ पे क्या है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ठीक है। चलिए, 3 3 कंट्री दोनों तरफ। अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह से सर, अगर मैं वर्ल्ड मैप को याद करने की कोशिश करूं तो ईरान थोड़ा सा यहाँ है, ठीक है। चलिए हिंदी में कर लेते हैं बच्चों, ईरान मेरा कुछ यहाँ है, ईरान के ऊपर क्या है सर, अफगानिस्तान मेरा यहाँ है, और पाकिस्तान मेरा यहाँ, यहाँ पड़ जाता है कुछ भारत, और भारत के अंदर ये तो बांग्लादेश आ गया, इसके बाद कुछ ऐसा करके तो यहाँ म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे थाईलैंड, ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है मेरा लाओस, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे तो एक ट्रायंगल जैसा बनता है, तो इसको तो बोलते हैं अपन गोल्डन ट्रायंगल। और ये है ना कुछ अर्ध चांद जैसा शेप बनाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बेटा गोल्डन क्रेसेंट। ये तो है मेरा गोल्डन ट्रायंगल, ये क्या है मेरा गोल्डन क्रेसेंट। और इन दो जगह से ही क्या आती है सर, अफीम, अफीम की सबसे ज्यादा तस्करी होती है। क्लियर हुआ यहाँ पे, देखिए
यहाँ पे बताया मैंने, देखिए क्या है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा अर्धचांद जैसा शेप बना रहा है, ठीक है। इसको ईरान आ गया, अफगानिस्तान आ गया और पाकिस्तान आ गया, ठीक है। यह किसके लिए है सर? इलीगल। यहाँ पे क्या होता है, इलीगल जो है अफीम का उत्पादन होता है, और सबसे ज्यादा उत्पादन का होता है यहाँ सर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सर, या तो राजस्थान या तो पंजाब और राजस्थान के जरिए क्या होता है, ड्रोन से डिलीवरी हो रही है, या फिर गुजरात और महाराष्ट्र के थ्रू तटों पे या फिर नाव से डिलीवरी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और है हमारा गोल्डन ट्रायंगल, उसके अंदर कौन कौन सा आ गया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। तो यहाँ पे जो है म्यांमार जो है यहाँ पे मुख्य उत्पादक है, देखिए यहाँ पे कौन सा है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे कौन सा है, म्यांमार है। और यहाँ पे क्या होता है सर, ये जो फ्री मूवमेंट है इंडिया का, ठीक है, ये जो फ्री रिजीम मूवमेंट है, यहाँ पे क्या है सर, खुली सीमा है, यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं हो रखी है। जैसे बांग्लादेश तो अभी विवादों में है ना, फेंसिंग कर दिया अपन ने, ठीक है। तो मान लीजिए कई कई जगह फेंसिंग नहीं हो रही है। जैसे मैं बात करूँ, हमारे जो राज्य के जो बॉर्डर होते हैं उन पर कोई फेंसिंग होती है क्या? ठीक है, राजस्थान से आपको मध्य प्रदेश जाना है तो भी कोई फेंसिंग नहीं मिलेगी, कोई तारबंदी थोड़ी ना हो रखी है। ऐसे ही कुछ टाइप के बॉर्डर कैसे हैं यहाँ पे, इस तरफ है, वहां पे फ्री मूवमेंट रिजीम है, इसकी वजह से क्या है, सारी की सारा दारोमदार यहाँ पर आ जाता है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे बेटा, अच्छा हिंदी में क्वेश्चन नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर दूंगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी ज्यादा। अब देखो, विद रेफरेंस टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनुअल रिपोर्ट 2025 एंड द गोल्डन ट्रायंगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। एनसीबी की जो रिपोर्ट आई है, सालाना वार्षिक रिपोर्ट 2025 की आई है, और जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल है उसके संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर अपन को विचार करना है। अब बोल रहा है कि आफ्टर 2022 तालिबान इम्पोज्ड बैन ऑन ड्रग्स अफगानिस्तान, ठीक है, ड्रग्स इन अफगानिस्तान, म्यांमार हैज इमर्ज एज द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ग्लोबल ओपियम। जब से अफगानिस्तान के अंदर जो है ओपियम के उत्पादन पर, ठीक है, अफीम के उत्पादन पर बैन लगाया गया है, उसके बाद से म्यांमार क्या बन रहा है, अल्टरनेटिव सोर्स बन रहा है। तो मतलब ये स्टेटमेंट मेरा सही है। फिर 2021 से 23 के बीच में म्यांमार के अंदर क्या है, अप्रोक्सीमेटली कितना है, 56% जो है बढ़ोतरी हुई है किसमें, अफीम के उत्पादन में। अफीम उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है सर, 56%। और कितने हेक्टेयर से बढ़ गया सर, 42,200 एकड़ से, सॉरी 45,200 एकड़ वृद्धि से खेती बढ़ गई है। इतनी हमारे को अफीम उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट में मेरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि गोल्डन ट्रायंगल इज लिमिटेड ओनली टू ओपियम प्रोडक्शन एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद सिंथेटिक ड्रग्स लाइक मेथाम्फेटामाइन, मतलब कि आपकी याबा टैबलेट। नहीं सर, गलत है, सिंथेटिक ड्रग्स भी बनता है। जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का मतलब होता है जो आपके लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं, ठीक है, वो लैब जो आपके लैब में तैयार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं। और अफीम जो है उसकी तो खेती होती है, तो वो क्या हुआ, नेचुरल ड्रग्स हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली, केवल लिखा हुआ है, केवल स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाता है। फिर क्या पूछ रहा है, द फ्री मूवमेंट regime FMR along with India and Myanmar border has contributed to northeastern states transitioning into active staging ground for narcotics distribution। मतलब कि क्या है सर, मैंने बताया था जो खुली सीमा है उसकी वजह से जो फ्री मूवमेंट होता था, मुक्त जो है यहाँ पे आवागमन होता था, उसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमारे पूर्वी, ठीक है, यहाँ पे उत्तरी पूर्वी जो राज्य है उनके अंदर क्या होने गए सर, ड्रग्स की तस्करी जो है उनके वितरण केंद्र के रूप में जो है बहुत ज्यादा ये बढ़ गई है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी मेरा सही हो जाता है। तो देखिए थर्ड गलत है, तो थर्ड कहाँ का आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, क्या हो जाता है मेरा 1 2 and 4 ओनली। चलिए आप पूछ रहे हैं ऑपरेशन अमित साध, ठीक है, ऑपरेशन अमित साध, ठीक है। अमित साध का मतलब है, अमित साध का मतलब है बेटा, ये देखो स्पेनिश वर्ड है, पहली बात तो उसका मतलब होता है बेटा दोस्ती। क्या मतलब होता है, दोस्ती, ठीक है, स्पेनिश वर्ड है ये। इसका मतलब क्या होता है, दोस्ती होता है। अब देखिए वेनेजुएला में हाल फिलहाल बहुत तगड़ा भूकंप आया था, और जो है देखो भारत का एक ही नारा है, G20 की मीटिंग हो चाहे कोई और सबमिट हो, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब कि समस्त विश्व क्या है, एक परिवार है। और उसके तहत जो है यहाँ पे मानव राहत मिशन लगातार जिस भी कंट्री के अंदर कोई भी परेशानी आती है, दुर्घटना होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए हम क्या है लगातार भेजते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप आने के बाद भारत ने राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए ऑपरेशन अमित साध यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। तो अब देखो इसके बीच में क्या क्या मिला है, यहाँ पे देखिए स्पेनिश भाषा में अमित साध का मतलब होता है दोस्ती, ठीक है। ये भारत का मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एंड, ठीक है, ठीक है, एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर, फिर
सॉरी, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन, याद रखेंगे ह्यूमैनिटेरियन। कई कई शब्द इंग्लिश के भी सीखने पड़ते हैं बच्चों। डिजास्टर रिलीफ मिशन, HADR मिशन, ठीक है। ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत उन शुरुआती देशों में से बना, हम वी आर ऑलवेज द फर्स्ट मूवर। जब हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात आती है, मानव राहत कार्यक्रमों की बात आती है, तो हमेशा हम क्या होते हैं, फर्स्ट मूवर होते हैं। हम शुरुआती देशों में थे जिन्होंने वेनेजुएला के लिए मदद भेजी। ठीक है, कि हम किस बात पे मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम पे मानते हैं। यहाँ पे क्या है, इस मोटो के प्रति, ये जो नारा है हमारा, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। और ये क्या है, भारत की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाले मानवराहत मिशनों में से क्या है, एक है। अभी तक हम आसपास ही भेज रहे थे, अभी तक हम जो है इंडियन ओशन, मतलब कि यहाँ हिंद महासागर के आसपास की जो देश हैं उन्हीं के अंदर कर रहे थे, लेकिन ये अभी तक हमारे सबसे दूरी वाले जो मिशन है, मानव राहत वाले जो मिशन है, उनके अंदर हमने सबसे दूर भेजा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या भेजा अपन ने सर, एक जो है हमने यहाँ पे 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन भेजे हैं। उसके तहत हमने विमानों में 41 सदस्यों की बचाव टीम, भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल, फील्ड हॉस्पिटल का मतलब होता है जिसको कहीं भी आप लगा सकते हो, पोर्टेबल हॉस्पिटल की तरह होता है। 35 टन से ज्यादा की हमने राहत सामग्री भेजी है, मेडिकल उपकरण भेजे हैं, और 2 भीष्म क्यूब पोर्टेबल हॉस्पिटल, मतलब कि कैसे, जो जिनको भी हम कहीं भी ले जा सकते हैं। 2 भीष्म, क्या नाम है पोर्टेबल हॉस्पिटल का, भीष्म क्यूब, क्या नाम है, भीष्म क्यूब। ठीक है, उनको भेजे हैं अपन ने, भेजे गए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए, ऑपरेशन अमित साध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवाया जा सकता है आपको, बट डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है ना बच्चों, थोड़ी सी रेफरेंस के बाद आप भूल जाते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट में क्या होता है, एक क्वेश्चन के अंदर आपके साथ बहुत सारे आयाम यहाँ पे क्या होते हैं, कवर होते हैं। मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच आप कवर कर सकते हो, और यही पैटर्न आजकल धीरे 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 एडुकेटी अपनाने लग रही है। क्लियर है। चलिए, ऑपरेशन अमित साध को भारत के वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन के रूप में शुरू किया गया। यहाँ पे क्या है, HADR मिशन के तहत ऑपरेशन अमित साध शुरू किया गया इन दी वेनेजुएला। ठीक है, स्पेनिश में अर्थ क्या होता है, शांति। शांति नहीं होता बेटा, क्या होता है, दोस्ती होता है। क्या लिखा हुआ, अमित साध शब्द का अर्थ स्पेनिश में क्या होता है, शांति। शांति नहीं होता, क्या होता है, दोस्ती होता है। ठीक है, ठीक है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने 2 C-17 ग्लोब मास्टर, क्या है, बड़े वाले प्लेन है हमारे ये, विमान तैनात किए। 41 सदस्यों का बचाव दल और 35 टन से अधिक की राहत सामग्री हमने यहाँ पर भेजी गई है। ठीक है, यह मिशन वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सर सेकंड हमारा गलत हो जाता है। सेकंड कहाँ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, क्या सही हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयर सुविधा 2.0 पोर्टल कौन सा है, एयर सुविधा 2.0 पोर्टल। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, क्या, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एज वेल एज दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने क्या लॉन्च किया है, एयर सुविधा 2.0। अब देखिए, एक हमारी ना बीमारी आजकल बहुत ज्यादा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, दैट इज बुंडी बुग्यो वायरल डिजीज। ठीक है, तो मतलब क्या है, VVD, एक बीमारी जो है बहुत ज्यादा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसी के संदर्भ में हमने क्या है, एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लागू किया गया। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, देखो इसके अंदर क्या होगा, एक अपग्रेडेड कॉन्टैक्टलेस पैसेंजर हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल है। जैसे आप खुद का डिक्लेरेशन नहीं करते जब भी फॉर्म भरते हैं, कि मैं एतद के द्वारा घोषणा करता हूं कि उपयुक्त में लगाए गए सारे डॉक्यूमेंट सब जो हैं वो सर असली हैं, उनमें जो फोटो है वो मेरी है, साइन मेरा ही है, परसेंटेज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम पे इनमें कोई भी त्रुटि होगी तो उसके लिए क्या होगा, मैं ही जिम्मेदार ठहराया जाऊंगा। तो वैसा ही यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उन पैसेंजर्स को, कहाँ पे, एंट्री पॉइंट्स पे, कहाँ पे, हेल्थ सर्विलांस को मजबूत करने के लिए जो एयरपोर्ट है वहां पे लगाया जाएगा। ये किन किन 2 देशों के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के अंदर इबोला, इबोला का ही एक स्ट्रेन है, इबोला का ही एक प्रकार का ये वायरस है, बुंडी बुग्यो वायरस। ठीक है, बुंडी बुग्यो वायरस बीमारी के प्रकोप को इंटरनेशनल कंसर्न पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पे घोषित किए जाने के बाद लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो वहां पे आपको 21 दिन की अपनी हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी, कि 21 दिन मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया था, इस जगह पे मैंने स्टे किया था, मेरे को बुखार वगैरह ऐसे कोई भी लक्षण नहीं है, ये डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी मेडिकलर, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर से अप्रूव होगा। जैसे आपको याद होगा कोविड के बाद हमने जो है बूस्टर वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, उसके लिए भी हमको कई जगह पे डिक्लेरेशन देना पड़ा था।
ठीक है। तो उस डिक्लेरेशन, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना हो, क्लासेस कंटिन्यू करनी हो, कहीं भी एंट्री चाहिए हो, ट्रेन में ट्रैवल करना हो, तो बूस्टर वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना बहुत जरूरी था। इस तरह से ही हमको एक हमारी जो है स्वास्थ्य जो इतिहास रहा है हमारा, जो पिछले 21 दिनों का जो हमारी हेल्थ का जो बायोडेटा रहा है, वो सारा हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा है अब देखो। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके अलावा हमारा जो है युगांडा, 2 कंट्री है। यहाँ पे जो वायरस हुआ, अभी देखो ये वायरस फैलता कैसा है सर, ये क्या है, इबोला का एक संक्रमण है। जब भी यहाँ पे देखिए अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पे जो है अब फ्रूट बैट्स जो होती है, देखो कोविड भी इसी की वजह से आया था। फ्रूट बैट्स यानी कि चमगादड़, हमारी चमगादड़ हो गए हैं, या फिर नॉन ह्यूमन इनमेट्स, मतलब कि सर बंदर, चिंपैंजी या ऐसे कोई भी जानवर होते हैं, जब इनके अब संपर्क में आते हैं, संपर्क का मतलब है सर या तो इनके खून से, या कोई भी आप लवण जो इनके रहते हैं, ठीक है, जो इनके जैसे मूत्र हो गया है, या फिर जो कोई भी लिक्विड जो ये भी इनहेल करते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर आप इनका मीट भी कंज्यूम करते हो, या इनके यूरिन या किसी से भी कांटेक्ट में आते हो, तो उससे वायरस आपके शरीर के अंदर आ जाता है, और बुखार, सर दर्द बहुत ज्यादा तेज, आपको जो है यहाँ पे डायरिया हो जाता है। उस वजह से आपकी बहुत सारी डेथ्स होने लग गई है यहाँ पे। देखिए क्या है, 246+ जो हो चुकी हैं, 80 से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं डीआरसी के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को क्या है, बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करता है। और अगर किसी वायरस इंसान को बुंडीबुग्यो वायरस डिजीज भी है, ठीक है, इबोला का ही एक स्ट्रेन है, तो अगर आप उसके संपर्क में भी आते हैं, जैसे अगर वो यूरिन वगैरह कर रहा है, डेड बॉडी के टच में भी आते हैं, तो ये आपको भी फैल जाता है। बहुत ही डेडली डिजीज है, इबोला भी बहुत खतरनाक तरीके से फैला था। तो उसी से बचाने के लिए हमने यहाँ पे क्या है, एयर सुविधा 2.0 पोर्टल को जारी किया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए क्या है, हेमोरेजिक, ठीक है, क्या है, हेमोरेजिक फीवर का एक दुर्लभ है, ठीक है, हेमोरेजिक बुखार जो है उसका एक दुर्लभ और जानलेवा प्रकार है। ये बुंडीबुग्यो वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम क्या है, बुंडीबुग्यो वायरस। ठीक है, इबोला वायरस का क्या है, ये एक प्रकार है। इसके कारण पहले भी 2 बीमारी फैली है, 2007 में युगांडा में, और दूसरी बार 2012 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। कैसे व्यक्ति को होता है, खून या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से ये फैलता है, और या फिर जो बीवीडी से संक्रमित हो, यानी कि इस वायरल से संक्रमित हो, या फिर उसकी डेथ हो गई हो। ठीक है, अब जैसे चमगादड़ से, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स मतलब जैसे बंदर हो आपका, चिंपैंजी हो, इनके संपर्क में आने से भी फैलता है। लक्षण क्या है सर, बुखार है, सरदर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, कमजोरी, दस्त, उल्टी, पेट दर्द, और बिना किसी स्पष्ट कारण के खून बहना या फिर शरीर पर निशान पड़ना। ठीक है, बीमारी के आखिरी चरण के अंदर आता है। और मुख्य बात क्या है सर, इस बीमारी को रोकने या इसके इलाज के लिए कोई भी वैक्सीन या कोई भी खास इलाज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए इसके उसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एयर सुविधा 2.0 पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर क्या है, ये कॉन्टेक्टलेस, मतलब कि आपको खुद ही भर के देना है। जैसे अगर आप एसएससी का फॉर्म भरते हैं, तो एसएससी के फॉर्म में आप जाके एसएससी के चेयरमैन को थोड़ा ना देकर आते हैं। वो क्या है सर, उन दोनों में कोई वार्ता ही नहीं हो रही है, आपने बस नेट पे क्लिक कर दिया, वो कॉन्टेक्टलेस हो गया। जहां पे 2% नहीं मिल रहे उसको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्टलेस कहते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्टलेस पैसेंजर हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल है, जिसे एंट्री पॉइंट्स पर पब्लिक हेल्थ सर्विलांस, सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी रखना, कि सर पब्लिक हमारी जो आम जनता है उसका जो स्वास्थ्य है उसको सर्विलांस, उस पर निगरानी रखने को क्या कहते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विलांस को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है सर। इसे WHO द्वारा, ठीक है, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, और युगांडा में इबोला या बुंडीबुग्यो प्रकोप के क्या है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के जाने के बाद लॉन्च किया गया है। क्लियर है सर? ये अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एमिग्रेशन, मतलब कि जब भी कभी आप दूसरे देश से यहाँ आते हैं, यहाँ से दूसरे देश जाते हैं, तो एक डिपार्टमेंट होता है आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, आप इमिग्रेट करते हो ना, प्रवासी बनते हो आप, तो उसके क्लियरेंस के बाद स्वास्थ्य विवरण जमा कराने की अनुमति देता है। ठीक है, ये विभिन्न स्वास्थ्य में इमिग्रेशन एजेंसियों के साथ रियल टाइम डेटा, मतलब कि रियल टाइम डेटा का मतलब होता है, जैसे आप कभी कभी लॉग इन करते हो ना, तो जैसे दिखा रहे होते लोग बाकी इतने आपके फॉलोवर हो गए हैं, इतने आपके लाइक हो गए हैं, तो वो काउंट बढ़ता रहता है। जैसे यूट्यूब पर कई लोग दिखाते हैं इतने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, इतने वो हो गए हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग, के भाई इतने लोग हैं, इतने लोगों का इलाज चल रहा है, इतने लोग इस देश से आए हैं, यहाँ पे इतने दिन के लिए रुके थे, उनके अंदर हमने इतने संक्रमित लोगों को पकड़ा है। इन सारी चीजों के एक्सेस को क्या कहा जाता है, रियल टाइम डेटा शेयरिंग करता है। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, ये भी सही है। तो यहाँ क्या हो जाता है सर, चारों की चारों सही हो जाते हैं। क्या पूछा, सही उत्तर चुनने के लिए बोला है। चलिए फिर
नरेंद्र मोदी इज विजिट टू सेशल्स। सेशल्स क्या है, एक आइलैंड कंट्री है सर, हिंद महासागर के अंदर। उनके जो है यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर का सम्मानित अतिथि के तौर पे वहां का दौरा किया। कब आजाद हुआ था? 1976 में। और आजादी के टाइम से ही हमारे जो है इनसे डिप्लोमेटिक मतलब कि हमारे कूटनीतिक और राजनयिक संबंध जो है वो बहुत मजबूत है सेशल्स के साथ। क्लियर है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो अब बताता हूँ, इंडिया ने क्या किया है सर, 1250 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इनको। मतलब कि जो इनका विकासात्मक व्यय है या फिर इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना का निर्माण है, उसके डेवलपमेंट के लिए हमने क्या दिया है इनको, यहाँ पे 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। मतलब कि आप जो है किसी और से उधार भी ले आओगे तो हम उसकी गारंटी दे देंगे, या फिर अगर आपको पैसा चाहिए तो हम आपको उसकी में भी सहायता कर देंगे। क्लियर है। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किया है, देखिए अपन ने यहाँ पे इनको जो है हमने बच्चों क्या दिया है, फास्ट पेट्रोल वेसल दिया है। ये जो हमारा वेसल है ये किसके काम में आता है सर, जो कोस्ट गार्ड होती है, जो हमारी नेवी होती है, वो पेट्रोलिंग करती है। जैसे आपके घर के आसपास जो आपकी पीसीआर जो है वो घूमती होगी, पेट्रोलिंग करती है, चेक करती है, निगरानी रखती है। तो यहाँ पे सी पेट्रोलिंग के लिए हमने इनको क्या दिया है, फास्ट पेट्रोल वेसल दिए हैं। इसके अलावा हमने 10 यूटिलिटी व्हीकल दिए हैं। ठीक है, 5 सेट्स लेजर रेडिएट क्लास बोर्ड्स दिए हमने। क्या पे, लेजर रेडिएट मतलब कि एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर चलेंगी, पूरी लेजर टच टेक्नोलॉजी के साथ डिटेक्ट करने वाली। इसके अलावा हमने 6 एम्बुलेंस यहाँ पे इनको गिफ्ट करी है। 6 एम्बुलेंस हमने यहाँ पे इनको गिफ्ट करी है। ठीक है, इसके अलावा क्या किया है सर, 500 मेट्रिक टन का जो है क्या दिया है, राइस हमने दिए हैं इनको खाद्य सुरक्षा के लिए। क्लियर है, देखिए पूरा बता दिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या दिए, 10 यूटिलिटी वाहन दिए हैं, 5 लेजर रेडिएट बोट हमने सौंपी है इनको। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल करेंसी के लिए अपन ने क्या कर दिया, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास एक प्रणाली है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो क्या चलाता है हमारा, यूपीआई को मैनेज करता है। ठीक है, किसको मैनेज करता है, यूपीआई को मैनेज करता है। एक होता है हमारा नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो हमारे एटीएम का नेटवर्क होता है। इसके अलावा जो हमारे जो पेटीएम हो गए, सारी चीजें हो गई, इनका जो सर्वर है वो कौन मैनेज करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ से क्लियरेंस मिल गई है, मतलब कि क्या होगा, आप सेशल्स के अंदर भी क्या हो जाएगा, यूपीआई एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका भुगतान आप कर सकते हो। तो मतलब अब क्या हो जाएगा सर, भुगतान करना इजी हो गया है। भुगतान करना इजी हो गया मतलब क्या हो गया, अब अगर आप वहां घूमने आराम से जा सकते हो तो इससे क्या होगा, पर्यटन और अन्य गतिविधियों में वृद्धि होगी। क्लियर है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल पेमेंट हो सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्षमता के निर्माण के लिए अपन ने इनको क्या कर दिया है सर, तकनीकी शिक्षा, हेल्थ केयर, कृषि कौशल विकास और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए। अपन इनको जो है सैटेलाइट सर्विस भी देंगे, इनको जो है स्किल्स भी सिखाएंगे। जैसा हमारे पास एक योजना है कौशल विकास की, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, चलिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी है एक ग्रामीण एरियाओं के लिए, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी, अब देखिए क्या है ब्लू इकोनॉमी का मतलब, क्या होता है सर, ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो जल संसाधनों पर आधारित हो। ठीक है, जैसे जल संसाधन मतलब क्या हो गया सर, बीच पर्यटन हो गया है। बीच पर्यटन का मतलब बीच जो समुद्र तट जो होता है उसका पर्यटन हो गया, मछली पालन हो गया है, टिकाऊ मछली पालन। इसके अलावा जैसे आप कई बार समुद्र के आसपास घूमने भी जाते हो, अंडर वाटर जो है आप ट्रैवल करते हो, होटल्स हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है। तो ऐसी जल संसाधनों पे जो भी आपकी अर्थव्यवस्था टिकी होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लू इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, ब्लू इकोनॉमी। तो इसके अंदर भी हम क्या होगा, इस्तेमाल यहाँ पे केंद्रित करेंगे। चलिए, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन देखिए, सेशल्स हमारा क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है सर अरेबियन सी, अरब सागर की तरफ पड़ता है। ठीक है, देखिए कैसे, सोमालिया है, सोमालिया में आपको पता है सोमाली पायरेट्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जो है लूटपाट का काम करते हैं। केनिया, तंजानिया, कोमोरोस, और उसके बीच में पड़ता है हमारा सेशल्स। ठीक है, मेडागास्कर आइलैंड के जस्ट ऊपर। चलिए, फिर अब देखिए राजनयिक संबंध हमारे कब से बने, 1976 के बाद से। 1976 के अंदर ये आजाद हुआ था और तब से हमारे राजनयिक संबंध क्या है, इनसे एस्टेब्लिश्ड है। भारत, ठीक है, सेशल्स की जो 10% आबादी है वो किस मूल की है, भारतीय मूल की है, जिससे सांस्कृतिक और लोगों के बीच में आपस संबंध मजबूत होते हैं। इसके अलावा अपन ने क्या कर रखे हैं, HID, ठीक है, HICDP मतलब कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मतलब कि देखिए यहाँ पे आइलैंड कंट्री है, तो जो है यहाँ पे सुनामी हो गए हैं, हमारे जो तूफान हो गए हैं वो काफी मजबूत आते हैं। और अगर ये सब मजबूत आते हैं तो हमें कुछ इस तरह के जो है कम्युनिटी प्रोजेक्ट या फिर कुछ इस तरह के बिल्डिंग या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं जो क्या हो, इन सब के तहत मजबूत साबित हो और यहाँ पे उनके अंदर ज्यादा लगाव या फिर क्या हो, नुकसान की क्षतिपूर्ति ना हो सके। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे देखिए। इसके अलावा हम
आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, क्षमता आदि तक निर्माण फैला है। भारत कितने हैं? भारत जो है सेशल्स के लिए क्या है, 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है कि हम जो है 175 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स जो है यहाँ पे सेशल्स को प्रोवाइड करेंगे, ये भी हमने घोषणा की है यहाँ पे। और इसके अलावा जो है इन सब संबंधों से क्या होता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। और अगर मैं बात करूं कि द्विपक्षीय व्यापार का मतलब होता है सर कि भारत और सेशल्स, ठीक है, इनके बीच में आपसी लेन देन कितना हो रहा है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने जो है कितना आया, कुल मिला के 72.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जिसके अंदर हमने जो है 68.94% तो क्या किया है, एक्सपोर्ट निर्यात को बेचा है। और इसके अलावा 4.28 मिलियन डॉलर, ठीक है, वो कितना है, वहां से सामान हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, 2017 में हमने जो है इनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बताया था मैंने आपको कि कर्क रेखा से होती हुई जितनी भी कंट्रीज जुड़ती हैं, ठीक है, या फिर दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी भी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत तेज आता है, उनको हमने ग्रिड से कनेक्ट करने की बात की थी, जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसको हमने कब जोड़ दिया है, 2017 में जोड़ दिया है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, प्रसलिन, ठीक है, प्रासलिन द्वीप है यहाँ पे, उसको सौर ऊर्जा चलाने वाली कोल्ड स्टोरेज की स्थापना भी अपन ने रिसेंटली की है। चलिए, इसके अलावा देखिए इंडियन ओशन रीजन के अंदर आते हैं, मतलब कि हिंद महासागर के रीजन के अंदर आते हैं, या वहां पे मेजर चैलेंज क्या है। ठीक है, देखो मैंने अभी सोमालिया का बताया था, यहाँ पे देखिए चोक पॉइंट्स बहुत सारे हैं। क्या है, चोक पॉइंट। चोक पॉइंट्स का मतलब होता है अगर ये रुक जाए तो जो विश्व की अर्थव्यवस्था जो हमारी यहाँ पे वर्ल्ड की इकोनॉमी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वैश्व की जो आपूर्ति श्रृंखला है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम आती है। देखिए, जो अगर मैं बात करूं आपसे बच्चों, तो कुछ इस तरह से कोई ट्रेड होता है हमारा, इस तरह से वर्ल्ड का ट्रेड रूट है बच्चों, मेजर प्रोमिनेंट ट्रेड रूट है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पड़ता है, यहाँ बाब अलमंदाब पड़ जाती है सीट, ठीक है, हार्मूज स्ट्रेट यहाँ पड़ जाता है, बाब अलमंदाब पड़ रहा है आपका यहाँ पे। फिर इसके अलावा पाल्क स्ट्रेट पड़ती है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ती है। तो ये सारे क्या है, चोक पॉइंट्स है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, इस एरिया को बहुत ज्यादा हमें संभाल के रखना पड़ता है। फिर देखिए, ईरान के अंदर पोर्ट्स हैं हमारे, ठीक है, यूएई के अंदर पोर्ट्स हैं, ठीक है, ओमान के अंदर भी है डेवलपमेंट, यहाँ बाब अलमंदाब स्ट्रीट है, ठीक है, मॉरिशस है। फिर यहाँ देखिए मालदीव्स है, मालदीव्स के अलावा अंडमान एंड निकोबार के अंदर हमारी थिएटर कमांड है। थिएटर कमांड का क्या मतलब होता है, जहाँ पे थल, वायु और नेवी, ठीक है, थल, वायु और जल सेना तीनों के अंदर, तीनों की जो यहाँ पे प्रेजेंस मौजूद है, उसको क्या कहते हैं अपन, थिएटर कमांड कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है वो देखते हैं अपन। समुद्री डकैती, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों की ठीक है, हथियारों की तस्करी बहुत ज्यादा होने लग गई है, तो इससे बढ़ता खतरा है। फिर गैर कानूनी, मतलब कि जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल हो, या फिर ऐसी जो मछली पालन होता है उसकी भी एक सीमा होती है कि आप इतने ही निकाल सकते हो, लेकिन क्या है, इलीगल अगर आप निकालने लगते हो तो उससे क्या होता है, यहाँ पे समुद्र की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, और जो तटीय इलाकों में लोगों की आजीविकता है, उसको क्या है, आजीविका है, उसको खतरा है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर और मौसम की चरम घटना है, द्विपक्षीय देशों पर जलवायु परिवर्तन का बहुत ज्यादा खतरा क्या है, यहाँ पे मंडराने लग गया है। फिर यहाँ पे बंदरगाहों और समुद्री बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ी ताकतों के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, जिसके अंदर हम कहें बात तो भारत वर्सेस चीन चल रहा है। ठीक है, यूएस भी है इस गेम के अंदर। जैसे इनकी एक पॉलिसी है बच्चों, इनकी पॉलिसी है यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, मतलब कि मोतियों का हार, इनकी एक ठीक है, इनकी एक स्ट्रेटेजी, इनकी रणनीति है, जिसके तहत ये मोतियों के हार के तहत जो है अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन में। और इसके ही जवाब में हमारे पास एक और हमारी आईआर की पॉलिसी है, जिसको कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड, नेकलेस ऑफ डायमंड। ठीक है, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्ग और समुद्री चौक पॉइंट्स बता ही दिया मैंने। सक्रिय समुद्री रस्तों का असुरक्षित होना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर असर डाल रहा है। अभी हमने देखा ना, ईरान वर्सेस यूएस के अंदर क्या हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अगर ईरान ने रोक लगा दी तो हमारे यहाँ पे कितनी महंगाई बढ़ गई थी, क्लियर हुआ, परेशानी कितनी आ गई थी। चलिए फिर अब यहाँ देखते, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सेशल्स में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए, ठीक है, कितनी है, 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भारत ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, यूटिलिटी वाहन और रेजर रेडिएट बोट्स यहाँ पे उनको सौंपी है।
इस यात्रा के दौरान एनपीसीआई के साथ समझौते के तहत सेशल्स में यूपीआई लॉन्च करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वेरी गुड, है ना। अब पूछ रहा है भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंध 1990 में स्थापित हुए थे। नहीं बेटा, 1976 में ही आजाद हो गया था और 1976 से ही हमारे जो है राजनयिक संबंध किससे हैं? सेशल्स से हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो यहाँ पे 4 ओनली है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या हो जाता है? 1, 2 एंड 3। चलिए फिर हमारा आ जाता है बच्चों कौन सा? सुमन रोड मैप। क्या आ जाता है? सुमन रोड मैप। अब देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए सुमन रोड मैप 2030 को लॉन्च किया गया। ठीक है, देखिए क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। क्या है? सुरक्षित, ठीक है, मातृत्व आश्वासन। तो हमने यहाँ सुमन बना दिया, सुमन। ठीक है, सुरक्षित का एस, ठीक है, SU सुम और इसका N, सुमन। सुमन हमने रोड मैप चालू किया है जिसके अंदर हम मातृत्व मतलब कि शिशु मृत्यु दर और जो है मातृ मृत्यु दर, इन दोनों पे हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब कि हमारे समावेशी विकास लक्ष्य के अंदर कौन से पे आता है? ये थर्ड पे आता है। ठीक है, और थर्ड के अंदर हमने जो है हमारे जो SDG गोल्स हैं इनके अंदर क्या कर रहा है? विश्व भर के अंदर जो मातृत्व मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, उसका जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए? 70 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 70 से कम होना चाहिए। तो इसके संदर्भ में ही हमने सारी चीजें लॉन्च की है। क्या है? सुमन रोडमैप को एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति के तौर पर तैयार किया गया है ताकि तो है 2030 तक माताओं और नवजात शिशुओं की सेहत से जुड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में तेजी से प्रगति प्रदान की जा सके। इस फ्रेमवर्क का मकसद क्या है सर? 2030 तक मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो मतलब कि आपकी जो है मातृ मृत्यु दर का जो अनुपात है उसको प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 70 से कम करना है। हालांकि इसका नक्शा क्या है? नवजात और शिशु मृत्यु दर की घटनाओं को भी कम करना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि सर अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, जैसे मैं कह देता हूं पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब कि सर प्रति 1000 जीवित जन्म पर सर पैदा हो गया इंसान। ठीक है, पैदा हो गया है बच्चा। अब देखो पैदा होने के बाद अगर उसकी डेथ 28 डेज में हो जाती है, 28 दिन में हो जाती है, तो इस डेटा को मैं अलग रखता हूं जिसको कहता हूं मैं नवजात मृत्यु दर। इंग्लिश में इसको कहा जाता है न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। अगर उसकी मृत्यु, ठीक है, 1 वर्ष के अंदर अंदर हो जाती है तो उसको कहता हूं बच्चों में शिशु मृत्यु दर। ठीक है, जिसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। ठीक है, अगर किसी बच्चे की मृत्यु सर 5 वर्ष के भीतर भीतर हो जाती है तो उसको कहते हैं बच्चों बाल मृत्यु दर। ठीक है, मतलब कि आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस पता पड़ा कि सर अगर किसी बच्चे की डेथ हो रही है, किसी बच्चे की अगर डेथ हो रही है तो मैं इतना तो अंदाजा लगा सकता हूँ कि सर अगर ये नंबर आ रहा है तो जो बच्चा 28 दिन में मर रहा है उसको 1 साल के अंदर भी मैं काउंट करूंगा और पैदा होने से 5 वर्ष के बीच में भी काउंट करूंगा मैं। तो सर कुछ भी हो जाए मुझे इतना पता है कि सर जो मेरी NMR होगी, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होगी, ठीक है, वो किससे ज्यादा होगी सर? उससे ज्यादा क्या होगी मेरी सर? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि मेरी शिशु मृत्यु दर। और उससे ज्यादा क्या होगी मेरी? बाल मृत्यु दर मतलब कि आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ये हो गया। इसके अलावा एक होता है आपकी इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी रेट मतलब कि आपकी संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव का मतलब होता है कि 100 में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी डिलीवरी, लोग मतलब इतनी कितनी महिलाएं हैं कि जिनकी जो डिलीवरी है वो कहाँ हुई है? अस्पताल के अंदर हुई, भले वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन मतलब कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो। क्लियर है? इसके अलावा हम देखो जब भी मैं यहाँ पे मातृ मृत्यु दर का अंदाजा लगाता हूं तो यहां मैं लेता हूं मातृ मृत्यु दर।
कि सर प्रति 1 लाख जीवित जन्म लाइव बर्ड्स पर, ठीक है, ठीक है, जन्म के या तो हैंड टू हैंड जन्म देते ही उससे 42 दिन के अंदर अंदर ऐसी कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, ठीक है, जिनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ बाकी सब में पर 1000 लाइव बर्ड्स है, इसके अंदर क्या है, पर 1 लाख लाइव बर्ड्स है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए चलिए देख लेते हैं। मातृ मृत्यु दर का मतलब है कि गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था खत्म होने के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु हो जाना। ठीक है, इसमें गर्भावस्था की अवधि या ठीक है, अवधि या जगह चाहे जो भी हो, मृत्यु का कारण गर्भावस्था या उसके इलाज से जुड़ा या उससे बिगड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ना कि कोई दुर्घटना या अचानक से हुई घटना। ठीक है, अब क्या होता है, MMR मदर, ठीक है, मदर मोर्टालिटी रेट। ठीक है, चलिए मातृ मृत्यु अनुपात का मतलब क्या है, सर प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, यह भी समझा दिया है मैंने आपको, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु की संख्या। ठीक है, दर क्या होती है इसकी गणना, SRS के तहत क्या होती है सर, 15 से 49 वर्ष की आयु की। एक चीज होती है आपकी मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद आप प्रेगनेंसी नहीं इनहेल कर सकते हो, मतलब आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, आयु वर्ग की महिलाओं को प्रति लाख महिलाओं पर होने वाली मृत्यु के आधार पर डेवलप किया जाता है। फिर SDG का लक्ष्य कौन सा है, मैंने बताया था आपको, सतत विकास लक्ष्य 3.1 के अंदर इसको लिया गया है, जिसके अंदर क्या बोला है कि सर हमें जो है ये मातृ मृत्यु दर है वो कितनी कम करनी है, वैश्विक स्तर पर 70 से कम। मतलब प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर अगर 1 लाख बच्चों के जन्म हो रहा है तो मतलब 1 लाख माताएं होंगी, 1 लाख माताओं में जो मरने वालों की संख्या है वो कितनी हो, 70 से हमें कम रखनी है। फिर देखो अब सीधी की सीधी है कि क्या हुआ है सर, पहले 130 थी, 130 से अपन कितनी लेकर आ गए, भारत के अंदर 97 लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से ऐसे देश है जिनके अंदर अभी, ठीक है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जिनके अंदर अभी 70 से कम है, 70 से कम MMR लिख रहा हूँ, मातृ मृत्यु अनुपात किस किस का है, चलिए वो देखा बता देता हूँ मैं आपको एक बार। एक मिनट बेटा, गुजरात, नीचे वाले जितने साउथ के जितने भी स्टेट है सारे के सारे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, और झारखंड। बाकी सब के अंदर अभी किससे है, 70 से ज्यादा है, सिर्फ इन राज्यों को छोड़कर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिनके तहत क्या है, हम यहाँ पे मातृ मृत्यु जो उसका अनुपात है, मातृ मृत्यु दर है जो है उसको हम कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है मेरा जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना को 2005 में शुरू किया गया था बच्चों। ठीक है, 2005 के अंदर इसको शुरू किया गया था। इसका मकसद क्या है, माँ और नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करना। नवजात मतलब कि 28 दिन से कम का, मतलब 42 दिन का टाइम पीरियड है, उसमें 28 दिन बच्चे का और 42 दिन माँ का जोड़ लिया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, गर्भवती महिलाओं खासकर जो है कमजोर सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसर, मतलब बताया था मैंने, संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी किसको बोलते हैं, संस्थागत संस्थागत प्रसव किसको बोलते हैं, जहां पे क्या होता है सर, बच्चों की डिलीवरी कहाँ हो, अस्पताल में हो, दोनों ही, या तो सर लेबर से हो जाए, लेबर का मतलब है नॉर्मल डिलीवरी हो, या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो। इसके अलावा एक और क्या होता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, इसके तहत क्या है, महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जाता है। ठीक है, शर्त जो पूरी करता है परिवार, उसके जीवित पहले बच्चे को कितना है, 5000 रुपए का क्या दिया जाता है, मातृत्व लाभ मिलता है, मतलब आपके खाते के अंदर कितने होते हैं, 5000 दिए जाते हैं। इसके अलावा मिशन शक्ति के तहत अगर दूसरा जो बच्चा है वो अगर लड़की हो, बालिका हो, तो उसके लिए अतिरिक्त नगद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। क्लियर, याद रखना इसके अंदर ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर क्या है सर, पहला बच्चा हो रहा है, भले लड़का हो या लड़की हो, 5000 का जो है वित्तीय सहायता मिलेगी आपको। दूसरा अगर होता है, दूसरा होता है अगर वो लड़की हो तो मिशन शक्ति के तहत आपको अतिरिक्त नगद प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? फिर दूसरा है मेरा ठीक है, तीसरा है मेरा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA। ये कब शुरू किया गया सर, 2016 में शुरू किया गया। इसके तहत क्या है, हर महीने की 9 तारीख को जब गर्भवती महिलाएं हैं उनको तय दिन पर क्या होगी, मुफ्त और अच्छी क्वालिटी की प्रसव पूर्व देखभाल, जिसको कहते हैं एंटीनेटल केयर,
ठीक है। डिलीवरी होने से पहले की जो देखभाल चाहिए होती है, आपकी आयरन की जांच होती है, एनीमिया की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, इसके अलावा जितने भी आपके अंदर कमियां होती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, बहुत सारी चीजें, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत सारे लोगों को, उसकी पूरी हर महीने की कितनी तारीख को, 9 तारीख को एक देखभाल केयर यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा एक और हमारा प्लान है जिसको कहते हैं हम लक्ष्य। ठीक है, ये क्या है, 2017 में शुरू किया गया था। इसका मकसद क्या था, लेबर रूम, मतलब कि जो हमारा ऑपरेशन थिएटर होते हैं और मेटर, ठीक है, लेबर रूम का मतलब होता है जहां पे नॉर्मल डिलीवरी हो, और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर का मतलब होता है जहां पे सी सेक्शन, ठीक है, जो हम सिजेरियन बेबी बोलते हैं वो सी सेक्शन डिलीवरी कहा जाता है। ठीक है, मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। ठीक है, मतलब कि सर सारे जितने भी हमारे पास बेड हैं, जितनी सुविधाएं हैं, सारे जितने भी उपकरण हैं, सब अच्छी क्वालिटी के हों। ये सब किसके तहत चेक किया गया, लक्ष्य लक्ष्य मिशन के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे ताकि डिलीवरी के समय और डिलीवरी के तुरंत बाद क्या मिल सके, अच्छी देखभाल यहाँ पे मिल सके। अब इसमें क्या है, स्पेशलिस्ट, मतलब कि हमारे जो गायनेक होते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे डिलीवरी करते हैं, सर्जन करते हैं, जो सारी चीजें, उनकी स्पेशलिस्ट के लिए उनको यहाँ पे अलग से ट्रेनिंग यहाँ पे ईएमओसी के तहत दी जा रही है। चलिए, फिर एक है ठीक है, मैटरनल डेथ सर्विलेंस रिव्यू, मतलब कि ऐसी कितनी माएँ हैं जिनकी जो है डेथ हो जाती है डिलीवरी के समय, उसका एक रिव्यू सिस्टम बनाया गया है हर हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर। इसका मकसद क्या है, सही स्तरों पर सुधारात्मक कदम उठाना और प्रसूति देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। फिर क्या है, एक और मासिक विलेज हेल्थ, ठीक है, मासिक जो ग्रामीण स्वास्थ्य है, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन डे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस पोषण रथ के तहत माँ और बच्चे की देखभाल के लिए एक आउटरीच गतिविधि है, मतलब कि हर महीने जो है एक दिन मनाया जाता है ऐसा, पंचायत के द्वारा या फिर जो हमारी पीएचसी सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा, यहाँ पे जो है माँ और बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पे पूरी उनको केयर दी जाती है, स्वच्छता पखवाड़े चलाए जाते हैं और उनकी देखभाल के लिए उनकी जांच वगैरह की जाती है। फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल, आरसीएच पोर्टल जो है, ये किस किस के लिए है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के नाम आधारित वेब इनेबल्ड ट्रैकिंग है, मतलब कि जैसे जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण, उसके आधार पर हर चीज ट्रैक की जाती है कि ये बच्चा है, इस टाइम पे पैदा हुआ था, अब इसका इतना टीकाकरण हो गया है, इसके पास ये चीजें बाकी है, इससे संदर्भ में ये जो बीमारियां इसको लगी थी वो सब हम ट्रैक कर सकते हैं। तो आरसीएच पोर्टल हमारा ये काम करता है, प्री नेटल और पोस्ट नेटल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन सुमन रोड में अब 2030 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 2030 तक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। बिल्कुल सही है ये केवल क्षेत्रीय शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, नहीं सर, ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं इसमें। ठीक है, रूरल एरियाज भी आते हैं, सिर्फ अर्बन एरियाज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यह है मात्र और नवजात स्वास्थ्य से जुड़े एसजीजी प्राप्ति के अनुरूप है। बिल्कुल सही है। फिर इसके अंदर सर 13 उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों में 130 जिलों पे, हाँ बिल्कुल ये सही है। जितने भी हमारे, जो देखो मैंने आपको बताए थे यहाँ पे, इनको छोड़ के 13 हमने राज्य उसके अंदर 130 जिलों को चुना है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा ये फोकस्ड है। ठीक है, ये भी हमारा सही हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे सेकंड हमारा गलत हो जाता है। तो सेकंड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, 1, 3 एंड 4 ओनली। चलिए, इसके अलावा एक और है, भारत में मातृ स्वास्थ्य, ठीक है, मातृ स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखो, जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल देगी। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त एंटीनेंटल केयर प्रोवाइड करता है। ये भी सही है सर। ठीक है, लक्ष्य योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में के पोषण में सुधार करना है। सर पोषण का नहीं है, यहाँ पे क्या है सर, प्रसव की बात है। ठीक है, मतलब कि सर किसकी बात है सर, ऑपरेशन थिएटर की। ऑपरेशन थिएटर की जो गुणवत्ता है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना है, तो थर्ड मेरा गलत हो जाता है। ठीक है, देन ये सही है, ये सही है। मैटरनल डेथ सर्विलांस रिव्यू प्रसूति देखभाल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक समीक्षा प्रणाली है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाता, सही उत्तर चुनना है 1, 2 एंड 4। क्लियर है, चलिए, तो आज के लिए हमारे पास इतना काफी था। ठीक है, तो हमने देखी काफी सारी चीजें आज, बहुत ज्यादा देखो स्कीम्स थोड़ी सी ज्यादा थी, तो माइट भी लेक्चर थोड़ा सा अपना लंबा चला गया है। चलिए अपन एक बार देख लेते हैं अपन ने कहाँ से कहाँ तक कवर कर लिया है। जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों।
लाइन शाइन से अपन ने शुरू किया था। लाइन शाइन के बाद अपन यहाँ देखो सारे फैक्ट्स अपन ने देख लिए थे, जो चीजें यहाँ आपको बता दी है मौखिक रूप पे, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपन ने शेंजन वाला क्वेश्चन किया था, एनएफएसए किया था, ठीक है। एनएफएसए के अंदर अपन ने क्या क्या चीजों में बदलाव किया है, किन किन परिवारों को माना है, कहाँ कहाँ पीएमजीकेवाई के अंदर क्या प्रोविजन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन अपन ने सारे किए थे। देन नेत्र अपन ने देखा, नेत्र के बाद उसका क्वेश्चन किया। एनसीबी की रिपोर्ट देखी अपन ने एनुअल टर्न पे। अपन ने आज जाना गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट क्या होता है, ठीक है। ये देखिए पूरा अपन ने यहाँ पे चेक किया था किस किस जगह पे क्या क्या है। देन इसके बाद इसका क्वेश्चन किया अपन ने, ऑपरेशन अमितसाद के बारे में जाना अपन ने, ठीक है। इंडिया का जो है अपना वेनेजुएला के अंदर एक मानव राहत जो है कार्यक्रम चलाया गया। इसके अलावा एयर सुविधा पोर्टल देखा अपन ने। उसके अलावा हमने बुंडी बुग्यो वायरल डिजीज बीवीडी भी देखी। बीवीडी के अंदर अपन ने जाना कि सर वहां से जो ग्रसित हो रहा है वो अपने देश में नहीं फैल जाए, उसके लिए अपन ने क्या बनाया, एक एयर सुविधा 2.0 पोर्टल बनाया, जिसके तहत आपको जो है क्या देना पड़ता है, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ठीक है। 21 दिनों की यात्रा का इतिहास, एक्सपोजर का इतिहास और संबंधित लक्षण की जानकारी आपको यहाँ पे प्रदान करनी होती है। चलिए इसके बाद अपन ने सारी चीजें देख ली थी, ठीक है। इसके रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किया, नरेंद्र मोदी जी का विजिट अपन ने सेशल्स के साथ क्या क्या है। इसके अलावा सेशल्स के रिलेशंस देखे अपन ने। यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन देखा अपन ने, दो चार अपन ने जहाँ पे जो है आईआर की चीजें जानी है। सुमन रोड मैप के बारे में देखा। इसके अलावा जो संबंधित चीजें हैं, दो चार कॉन्सेप्ट अपन ने ये देखे। मातृ मृत्यु दर अपन ने देखा है, यहाँ पे स्कीम्स देखी है, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जो है मातृ वंदना योजना देखी अपन ने, जननी सुरक्षा योजना देखी, ठीक है। तो यहाँ पे मिशन शक्ति के बारे में भी अपन ने जाना, ठीक है। सुरक्षित मातृत्व अभियान, लक्ष्य, टारगेट, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें अपन ने यहाँ पे कवर की। इसके अलावा आरसीएच पोर्टल के बारे में देखा अपन ने, क्लियर है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया बता। अब देखिए यहाँ तक अपन ने कर लिया है, तो यहाँ पे ठीक है ओवरऑल अपन ने आज कर लिया। तो इस क्लास को अपन जो है कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट एक पार्ट और बच रहा है, ठीक है। वो पार्ट आपको मिलेगा आपको शनिवार वाले दिन। और देखो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी अप्रोच के अंदर, ठीक है, स्लो बट स्टडी विंस द रेस, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आराम से चलिए, बिल्कुल हर चीज की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा नया आ रहा है या कुछ भी फिनोमिनल चेंज हो रहा है, उसकी भी वीडियोस हम आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। और याद रखिएगा आपको क्या करना है सर, वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जितने भी आपके जो है मित्र हैं, बंधु हैं, जान पहचान वाले हैं, सबके साथ आप शेयर कीजिए, ठीक है। और याद रखिएगा हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लासेस में नियमितता रखिए, जो कंसिस्टेंसी है वो की होगी आपके सिलेक्शन पे। और उसके बाद आप खुद ही कह देंगे कि सर एसएससी एक्सपर्ट सही कहता था। क्या है, आसान है, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ अपन इस क्लास को करते हैं खत्म। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।